हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप तमाम साथियों को यह बताना चाहता हूं कि अब मैं अकाउंटेंसी पेपर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 16 से 20 तक बाकी था वो हम इसमें बताने जा रहे हैं। यह वीडियो जो बनाए हैं वो बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर निर्गत किया गया था, जारी किया गया था, उसी का सेट नंबर 1 का 16 से 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। आशा करता हूं जो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। 1 से 15 मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाकर जारी किया था। अब मैं इसका अगला पार्ट जो पार्ट 2 होगा 16 से 20 वो हम बताने जा रहे हैं। देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर क्या बता रहा है। अंशों का पुनः निर्गमन क्या होता है? अंशों का पुनः निर्गमन क्या होता है और इसका आंसर जो नीचे दिया गया है वो हम आपको यहाँ से बताने जा रहे हैं। देखेंगे जब अंशों की जब्ती कंपनी द्वारा हो जाती है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा सेट करने में हमको लगता है जो जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन से क्या आशय, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। चूँकि आंसर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है जब अंशों की जब्ती कंपनी द्वारा हो जाती है, की जाती है। जब अंशों की जब्ती कंपनी द्वारा की जाती है तो इसके बाद कंपनी फिर क्या करती है, तो कंपनी इसके बाद इन अंशों को बाजार में निर्गत कर सकती है। इन अंशों क्या कर सकती है, बाजार में निर्गत कर सकते हैं। जब कोई अंशधारी किसी कारणवश अपने अंशों के किस्तों की राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे अंशधारियों का अंश कंपनी द्वारा जब्त किया जा सकता है। लेकिन कंपनी के में यह एक प्रावधान है कि वह चाहे तो वह अंशों को पुनः निर्गत कर सकती है। वह चाहे तो कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गत कर सकती है। तो इसे ही अंशों का पुनः निर्गमन कहा जाता है। जब कोई कंपनी हरण किए गए अंशों को पुनः दूसरे व्यक्तियों के हाथ या शेयर मार्केट में या बाजार में वह पुनः निर्गमित कर देती है तो इसे ही अंशों का पुनः निर्गमन कहा जाता है। अंशों के पुनः निर्गमन होने से कंपनी को पैसे प्राप्त होते हैं और अंशों को जब वह दोबारा बेचती है तो इन अंशों से कंपनी को रुपया प्राप्त हो जाता है। इन अंशों को सम मूल्य पर बेचा जा सकता है, छूट पर निर्गमित किया जा सकता है या प्रीमियम पर निर्गमित। 3 तरह से कंपनी अपने अंशों को पुनः निर्गमित कर सकती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, तो कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किन्हीं 4 विशेषताओं का नाम आप बता दें। कंपनी की कौन कौन सी विशेषता है, तो पहली विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है, इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। पृथक मतलब होता है अलग होता है। कंपनी का जो वजूद होता है, कंपनी का जो अपना नाम, अपना हैसियत, वो किसी शेयर होल्डर या किसी सदस्य के नाम से वो नहीं चलती है। कंपनी अपने नाम से बाजार में रहती है। जैसे पिता और पुत्र के बीच होता है, पिता के नाम से पुत्र का जाना जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पुत्र अपने पांव पर खड़ा होता है तो उसकी अपनी एक अलग पहचान हो जाती है, तब उसे अपने पिता के नाम से नहीं जाना जाता है। सेम कंपनी जब अस्तित्व में आती है, कानून द्वारा निर्मित होती है, तो उसका नाम सदस्यों के नाम से अलग होता है। कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है, जिसके कारण वो जब चाहे तो अपने नामों से अपने संपत्तियों को क्रय विक्रय कर सके। इसके अलावा अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती है। इस प्रकार कंपनी की पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व समझ गए, यानी वो अपने नाम से ही सारा कुछ कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है।
कंपनी यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है कैसे बतावे, तो आप यही आंसर वहाँ डालिएगा। जो कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है वह कानूनी व्यक्ति होता है, इसका अस्तित्व सदस्यों से अलग होता है। कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय करती है, कंपनी अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती है, यानी ऐसे सारे व्यवहार वह व्यवसाय में करती है जैसे एक व्यक्ति करता है, तो कंपनी अपने नाम से ऐसा करती है, इसलिए उसे पृथक वैधानिक अस्तित्व कहा जाता है। यदि हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सार मुद्रा कॉमन सील, कंपनी का कोई वैध भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, यह एक अपने एजेंट के माध्यम से कार्य करते हैं जिन्हें संचालक कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। कंपनी का अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन यह एजेंट के माध्यम से कार्य करती है जिन्हें संचालक द्वारा तैयार किए गए सभी प्रलेखों पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित होता है। कॉमन सील, यहाँ ये सार मुद्रा का अर्थ हो गया यदि कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं ना, उस डॉक्यूमेंट का वैल्यू कब होता है, तो जब कंपनी का वो सील लगता है उस पर, तो उस डॉक्यूमेंट का वैल्यू हो जाता है। जैसे आप देखिएगा, आप अगर आवासीय के लिए आवेदन करते हैं और उस आवेदन को आप ऑनलाइन तो कर दिए, तो वहाँ देखिएगा जब वह ब्लॉक के द्वारा जारी किया जाता है तो वहाँ पर उस पर देखिएगा उस पेपर पर एक अलग सा एक साइन, डिजिटल साइन या किसी प्रकार का एक हो जाता है, जिसके बाद वो जाना जाता है जिसका यह वैलिड है मार्केट में। तो कॉमन सील का यही होता है, जितने भी प्रलेख हैं उस पर कंपनी का अपना एक सील लगता है। अंशों की, अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका तीसरा है अंशों का हस्तांतरणीयता। कंपनी की पूंजी हिस्से में विभाजित होती है, कंपनी के पूंजी हिस्से में विभाजित होते हैं, प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। आप जैसे पूछेगा अंश किसे कहते हैं, तो जब एक कंपनी की बड़ी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा या हिस्सा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। यह अंश कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है, और यह अंश क्या होता है, हस्तांतरणीय होता है, जिसको आप एक हाथ से दूसरे हाथ तक ले जा सकते हैं। इसके बाद है सीमित दायित्व। कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का अंशधारी का दायित्व उसके अंश के अदत्त मूल्य तक ही सीमित होता है। अब ये कहा जा सकता है यदि कोई कंपनी अपना जितने में अंश खरीदता है ना, तो जितने का अंश होता है और जितना रुपया वो दे देता है कंपनी को, उतने रुपये तक ही जनता का दायित्व होता है, इसलिए सीमित दायित्व। उसके आगे उसको ऊपर कोई लायबिलिटी, अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो इससे अंशधारियों के ऊपर कोई अलग से प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लगाई गई पूंजी यानी अंशों के मूल्य तक ही वह सीमित रह जाता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। अब वह क्वेश्चन क्या है वो पहले हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का मतलब अशुद्ध ऋण पत्र किसे कहते हैं। देखिएगा, अगर आप ढंग से अगर इसको देखा जाए तो वो अपने नाम से बता रहा है जो हम अशुद्ध ऋण पत्र क्या होता है। अशुद्ध ऋण पत्र के बारे में देखिए, जिन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं वरन उसके समापन पर ही होता है उसे अशुद्ध ऋण पत्र कहते हैं। एक होता है शुद्ध, कंपनी अपने जीवन काल में अगर किसी ऋण पत्रों का भुगतान कर दे तो उसे शुद्ध ऋण पत्र कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, जिन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं वरन केवल उसके समापन पर ही होता है। जब कंपनी बंद हो जाएगी ना, तभी इस तरह के ऋण पत्रों का भुगतान होगा, इसके जीवन काल में इसका कभी भुगतान नहीं होगा, उसे अशुद्ध ऋण पत्र। अशुद्ध ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऐसे ऋण पत्र जिसका कंपनी अपने जीवन काल में कभी उसका रुपया नहीं लौटाया, वो भुगतान नहीं करे, सिर्फ उसके कंपनी के समापन की स्थिति में उसके ऋण पत्रों का भुगतान हो, तो उसे हम अशुद्ध ऋण पत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वाहक ऋण पत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाहक ऋण पत्र किसे कहते हैं। तो वाहक ऋण पत्र में आइए, देखिए क्या लिखा, वाहक ऋण पत्रों के धारकों का नाम पता कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल मात्र सुपुर्दगी पर ही हो जाता है। इन ऋण पत्रों के मूलधन और ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास यह ऋण पत्र होता है। वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन संलग्न होते हैं जिनको बैंक से प्रस्तुत करने पर ब्याज की राशि प्राप्त की जा सकती है। अब वाहक का क्या अर्थ होता है, देखिए वाहन वाहक, तो यानी जिस ऋण पत्र को एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित किया जा सके। यदि मान लीजिए मैंने ए व्यक्ति ने कंपनी
कंपनी का ऋण पत्र खरीदा और उसके मन में हुआ कि नहीं मैं ये ऋण पत्र नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इसे बी को ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ आंसर क्या लिखा है, जो वाहक ऋण पत्रों को धारकों का नाम और पता कंपनी के रजिस्टर में, चूंकि उसमें कंपनी के रजिस्टर में उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, यह ऋण पत्र है किसके पास, जिसके पास होगा, और वह जब कंपनी वह ऋण पत्रों पर ब्याज देगी और जो यह चीज़ का दावा प्रस्तुत करेगा जी यह ऋण पत्र मेरे पास है, उसको वह ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ इन ऋण पत्रों के मूलधन और क्या लिखा है, इन ऋण पत्रों के मूलधन और ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास ये ऋण पत्र, जिस व्यक्ति के पास ये ऋण पत्र होगा ना उसी को ब्याज का भुगतान किया जाएगा, दूसरे व्यक्तियों को नहीं। समझ में आ गया होगा। वाहक ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्रों के धारकों का नाम और पता कंपनी के रजिस्टर में अंकित नहीं होता है और इस पर मूलधन और ब्याज का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास यह ऋण पत्र होता है। वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन संलग्न होते हैं जिनको बैंक में प्रस्तुत करने पर उसे ब्याज की राशि प्राप्त हो जाती है। समझ गए होंगे। अगर आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या बता रहा है वो देखिए। ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा शोधन से क्या आशय। आप देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को अंशों या नई श्रेणी के ऋण पत्रों में परिवर्तित करके शोधन कर देती है। यहाँ शोधन से क्या अभिप्राय, शोधन का मतलब ये हो गया जो आप अपने ऋण पत्रों का कंपनी अपने जीवन काल में जब उसका भुगतान कर देती है, और वो भी कैसे, तो यहाँ पर दिया है जो आप उसको नगद नहीं दीजिए, ऋण पत्र के बदले में, जैसे ऋण पत्र है ना कंपनी के पास, और जब वो उसको वापस करने लगती है ना तो उसको रुपया के माध्यम उसको नहीं चुकाती, उसको नया डिबेंचर दे देती है या ऋण पत्र को शेयर में बदल देती है। ठीक से ध्यान से सुनिए, परिवर्तनीय ऋण पत्र, परिवर्तन मतलब क्या, ट्रांसफर हो जाना। ये नहीं जो उसको कैश के माध्यम से भुगतान करना, भुगतान तो करना है लेकिन कैश के माध्यम से नहीं, बल्कि उसको नए ऋण पत्रों के माध्यम से, बल्कि उसे अंशों के में बदल कर उसे हम लोग उसका भुगतान कर देते हैं, तब इसे परिवर्तनीय यानी द्वारा शोधन कहा जाता है। इस प्रकार का शोधन परिवर्तनीय ऋण पत्रों का ही हो सकता है। और जैसे ऋण पत्र तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो अब इसमें यहाँ क्वेश्चन है आपका, परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं, तो जिन ऋण पत्रों को परिवर्तित किया जा सके, किस में, अंश में या ऋण पत्र में, तो उसे हम परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं, जिन ऋण पत्रों का शोधन परिवर्तन के माध्यम से, सिर्फ उसका वापसी जो होता है वो परिवर्तन द्वारा, यानी ऋण पत्रों के बदले में शेयर देना, ऋण पत्रों के बदले में ऋण पत्र देना, उसे हम परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वो हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है 21 नंबर क्या बता रहा है वो देखिए। 21 नंबर कहते हैं वित्तीय विवरणों के 4 तत्वों के नाम बताइए। तो वित्तीय विवरण के वो 4 तत्व कौन कौन से, तो आपको विशेष जानकारी दे दें। वित्तीय विवरण के 4 तत्व के नाम इस प्रकार हैं। अब वित्तीय विवरण जैसे उसमें आ जाता है लाभ हानि, आर्थिक चिट्ठा, तो यहाँ देखिएगा, एक होता है संपत्ति, एक होता है दायित्व या देयता, स्वामी की पूंजी और आय। इस प्रकार के इसके 4 तत्व होते हैं। वित्तीय विवरण में क्या सब आ जाता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, इन चीज़ों को वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो आपको ये बता रहे हैं इसमें कौन कौन से मदों को लिया जाता है, तो जैसे संपत्ति को लिया जाता है, दायित्व को लिया जाता है, स्वामी की पूंजी को लिया जाता है और आय को लिया जाता है। यह वित्तीय विवरण के 4 तत्व। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वित्तीय विवरण कितने तत्व, 4 तत्व। कौन कौन, तो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। हिंदी में क्या कहेंगे, संपत्तियां, दायित्व, स्वामी की पूंजी या आय। यह वित्तीय विवरण के 4 तत्व हो गए। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन क्या बता रहा है वो देखिए। लाभ हानि विवरण क्या है, क्या क्वेश्चन है, लाभ हानि विवरण क्या है, तो हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। लाभ हानि विवरण एक लेखांकन रिपोर्ट है, एक आय विवरण है, एक लेखांकन का रिपोर्ट है जो आगम और व्ययों की मदों को संक्षिप्त में दर्शाता है, जो आय और व्यय को दिखाता है। साथ ही यह एक अवधि के विशेष के लिए लाभ और हानि की गणना करता है। तो लाभ हानि विवरण का मतलब क्या है, ऐसा विवरण जो लाभ निकाल के दिखाए या हानि निकाल के दिखाए एक वित्तीय वर्ष या एक लेखांकन वर्ष
का जो वह रिपोर्ट होता है, लेखांकन का रिपोर्ट, जिसमें क्या लिखा जाता है, एक तरफ आगम को लिखा जाता है, एक तरफ व्यय को लिखा जाता है। अंतर की जो राशि होती है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस के रूप में जाना जाता है। वो आय विवरण, लाभ हानि विवरण हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन यानी 23 नंबर पर चल सकते हैं। 23वां हमारा क्वेश्चन है, ऊपरी दिखावट कैसे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक सीमा है। यानी वित्तीय विवरणों की सीमा में ऊपरी दिखावट क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कभी कभी वित्तीय विवरण में कुछ ऊपरी दिखावे भी होते हैं, जिस स्टॉक को अधिक मूल्य पर दिखाना। अतः वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में विश्लेषक को वित्तीय विवरण को ऊपरी दिखावट से सजग रहना होता है, अन्यथा अलग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखिएगा, वित्तीय विवरण में कभी कभी क्या होता है, जो ऊपरी दिखावा हो जाता है, कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, जिससे कि उसका मार्केट में प्रतियोगियों के सामने वो बना रहे, या अंशधारकों के सामने या किसी अन्य पक्षकार के, थर्ड पार्टी के समक्ष उसको लगेज नहीं है कंपनी अभी भी बेहतर स्थिति में है। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने संपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखा जाता है, स्टॉक का मूल्यांकन अधिक मूल्य पर कर देता है, जिससे कि क्या लगे उसके ऊपर लायबिलिटी कम है, एसेट्स ज़्यादा है। ये ऊपरी दिखावा जो कि एक कंपनी की हानि है, तो उससे हम लोगों को बचना चाहिए, सजग रहना चाहिए। ये हो गया ऊपरी दिखावा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23 के बाद 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो देनदार आवर्त अनुपात क्या है। देनदार आवर्त अनुपात क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग DTR के नाम से जानते हैं, DT और R के नाम से जाते हैं। देनदार आवर्त अनुपात शुद्ध उधार विक्रय, यानी इसको कैसे निकालते हैं, तो नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स बट्टा एवरेज डेटर्स, बट्टा एवरेज डेटर्स, AVRAG, एवरेज डेटर्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा इस पर हम लोग गौर करते हैं। DTR में जो हमने बताया है, इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ध्यान रखना है, जो आपको ऊपर में क्या लिखे हम, नेट क्रेडिट सेल्स है, नीचे में क्या लिखे, औसत देनदार। अब औसत देनदार कब लिखेंगे, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहेगा, लेकिन सिर्फ डेटर्स लिखा हुआ है तो वहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा, क्लोजिंग डेटर्स को ही मान के चलना होगा। तो देनदार आवर्त अनुपात के बारे में अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे उधार बिक्री और देनदार के बीच के संबंध को जो व्यक्त करके दिखाता हो वो देनदार आवर्त अनुपात कहते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने और आपको एक बार में याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, देनदार आवर्त अनुपात किसे कहते हैं, तो उधार विक्रय का देनदार के साथ जो संबंध होता है, यानी नेट क्रेडिट सेल्स बटा डेटर्स, तो ऊपर में उधार बिक्री, तो ये लिखेंगे उधार बिक्री का देनदार के साथ। अब जैसे है ना क्रेडिट सेल्स हो गया, तो ये उधार बिक्री हो गया, इसका संबंध किसके साथ करना है, तो डेटर्स के साथ करना है। तो हम क्वेश्चन में आंसर में क्या बोल रहे हैं, जो उधार बिक्री का देनदार के साथ जो संबंध स्थापित होता है, यानी क्रेडिट सेल्स में यदि हम जा रहे हैं तो उधार बिक्री का अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, उधार बिक्री का अगर हम लोग ले रहे हैं क्या, तो उधार बिक्री बट्टा डेटर्स, तो उधार दोनों के बीच जो रिलेशन को दिखाता है वो देनदार आवर्त अनुपात कहलाता है। आगे है, इस अनुपात के विश्लेषण का उद्देश्य संस्था की विपणन और साख नीति और देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करना होता है। इस अनुपात के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है उधार बिक्री का कितना भाग देनदारों के रूप में असंग्रहित। यह निकाला क्यों जाता है पता है आपको, यह निकाला इसलिए जाता है, इस अनुपात की गणना का उद्देश्य हो जाता है, जो आप जो उधार बेचे थे ना, तो उसका कितना भाग आज भी आपको वसूल नहीं हो पाया है। मेन इसका फंक्शन ये मेन उद्देश्य यही है इसका। जो मान लीजिए हमने 10,000 का माल बेचा था, ठीक, अब उसमें से आज भी हमारा 6,000 मार्केट में फंसा हुआ है, तभी ना देनदार हो गया उधारी वाला। तो इन चीज़ों को वो ध्यान तरफ आकृष्ट करता है, जो उधार बिक्री का कितना भाग अभी भी देनदारों के पास असंग्रहित है, जो वसूल नहीं हो पाया है, ये देनदार आवर्त अनुपात। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रति अंश आय क्या है, अर्निंग पर शेयर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाते हैं। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, प्रति अंश आय अंशधारकों के लिए उपलब्ध लाभ या समता अंशों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। प्रति अंश आय अंशधारकों के लिए उपलब्ध लाभ या समता अंशों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पर क्या अर्निंग पर शेयर बराबर क्या होता है, प्रॉफिट, क्या लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा लाभ जिस लाभ में से टैक्स घट गया हो, नेट प्रॉफिट
थोड़ा सा इसको ढंग से समझ लें। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड बट्टा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बट्टा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो नेट प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यानी हमको लिखते समय क्या लिखना है प्रति अंशाएं में, जो शुद्ध लाभ का समता अंश धारकों के साथ के संबंध को जो व्यक्त करता है। प्रति अंश धारकों के लिए क्या है, लाभ एवं समता अंशों के मध्य संबंध। गौर करेंगे तो आपने इस लाइन बहुत अच्छा से सेट किया, यहाँ से इसको पकड़ लीजिए, लाभ और समता अंश के बीच के संबंध को जो दिखाता है। ध्यान से देखें, लाभ लेना है और समता अंश लेना है और उसके बीच क्या लिख देना है, रिलेशन। अब बस फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला में ईपीएस बराबर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर बराबर क्या लिखें, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड बट्टा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यही तो लिखना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 25 नंबर। तो 26 की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है, स्वामित्व अनुपात क्या है। सब रेशियो चैप्टर से इसमें सेट कर दिया, सब रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, अब हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखे। 26वां हमारा क्वेश्चन है जो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है। आप जान लें प्रोप्राइटरी रेशियो में वही बात, संबंध को व्यक्त करना है क्या, तो शेयर होल्डर का जो करना है क्या, तो कुल संपत्ति नेट एसेट्स के साथ, यानी शेयर होल्डर फंड बटा टोटल नेट एसेट्स, या आप यहाँ लिख सकते हैं नेट एसेट्स, इसके साथ वो संबंध को व्यक्त करता है। किसका, तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या बताया आपको कैसे लिखना है, यानी अंशधारक कोष, अंशधारी कोष और कुल संपत्ति के बीच के जो संबंध को व्यक्त करता है। ढंग से समझे, शेयर होल्डर फंड का किसके साथ, तो टोटल एसेट्स के साथ जो संबंध को व्यक्त करता है, ये आपका हो गया स्वामित्व कोष। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर प्रोप्राइटर्स फंड बट्टा टोटल एसेट्स या टोटल नेट एसेट्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या चल जाए, अंशधारी कोष का संपत्ति के बीच के संबंध को जो व्यक्त करता है वो स्वामित्व कोष हो गया। और उसका सूत्र लिख देंगे, जैसे कि ईपीएस का ऊपर में सूत्र लिखे थे, प्रोप्राइटर फंड बट्टा शेयर होल्डर्स फंड बट्टा टोटल एसेट्स। ठीक है, लगता है जी ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 27 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, आगम प्राप्ति के 4 उदाहरण कौन कौन से हैं। आगम प्राप्ति, आगम मतलब जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिवेन्यू। रिवेन्यू 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 किसको कहते हैं, बार बार होने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसे रिवेन्यू कहा जाता है। अब बोल रहा है क्या, उससे संबंधित प्राप्ति को बताए जो बार बार प्राप्त होने वाला हो, उस तरह की। ये पहले लेसन का चीज़ है, एनपीओ से लिया गया है। जैसे चंदा बार बार मिलता है, सामान्य दान ये बार बार मिलता है, लाभांश डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो बार बार मिलता है, या संपत्ति की बिक्री से होने वाला अगर कोई लाभ है तो वो भी बार बार प्रवृत्ति होने वाला का, या सेल ऑफ ग्रास ऐसे लिख सकते हैं, सेल ऑफ ग्रास, या आप रेंट लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड, या लिख सकते हैं लॉकर्स रेंट लिख सकते हैं। अगर ये आपको अगर नहीं जचता है तो वहाँ लॉकर्स रेंट लिख सकते हैं। इसके बाद आप रेंट रिसीव्ड लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। बहुत सारे मद ऐसे होते हैं जिसको आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है जो आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, तो इनकम में कौन कौन से मद दिखा सकते हैं। तो एगो सब्सक्रिप्शन हो गया, एगो डोनेशन हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा क्या दे दीजिए, अब वो भी कैसा आता है, जनरल डोनेशन। अब इसके बाद तीसरा क्या दिखाइएगा, तो तीसरा आप दिखा सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। उसके बाद रेंट रिसीव्ड लिख सकते हैं, या लॉकर्स रेंट लिख सकते हैं। ठीक है, उस समझ में आ गया होगा, ये बार बार प्रवृत्त होने वाला, और इसमें भी दिया है। अब है क्वेश्चन होगा आपका अगला क्वेश्चन जो 28 नंबर है। एक बार क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला, 28 नंबर क्वेश्चन है जो चूहे ख्याति का क्या अभिप्राय है। 28 नंबर क्वेश्चन बता, चूहे की प्रवृत्ति के ख्याति से क्या आशय है। तो हम लोग इसमें 28 पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। 28 में चूहे के स्वभाव के कुत्ते और बिल्ली के स्वभाव के कुत्ते से भिन्न है, बिल्ली के स्वभाव से भिन्न है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव में ग्राहक के किसी विशेष दुकान या किसी विशेष व्यक्ति से लगाव
नहीं रखती। इस प्रकार व्यवहार की ख्याति अस्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती है, समय समय पर इसमें परिवर्तित होता रहता है। इसे चूहा ख्याति कहते हैं। देखिएगा चूहे के स्वभाव में दिया गया, जो कुत्ता और बिल्ली से इसका स्वभाव अलग है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता है। चूहा देखिएगा हमेशा वो राउंड अप लेता है, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। बिल्ली पुराने स्थानों पर जाएगी। यदि आप मान लीजिए किसी कमरे में उसको एक दिन मछली मिल गया या दूध मिल गया, तो आप देखिएगा बिल्ली को, अगर वो कमरा बंद हो गया, वहाँ रेंटर चले गए हुए, घर के लोग चले भी गए, फिर भी वो बिल्ली जो है वहाँ घूम घूम कर जाएगा, जो कहीं होगा कुछ मिल जाए। तो बिल्ली का पुराना स्थान हो गया। कुत्ते का जो स्वामी भक्त होता है वो एक स्थान पर ध्यान रखता है। चूहे का ऐसा नहीं, वो घूमने वाला है। चूहे के स्वभाव में ग्राहक के किसी विशेष दुकान अथवा विशेष व्यक्ति से लगाव, चूहे को किसी से लगाव नहीं रखता, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी व्यक्ति दुकान को नहीं देखता। इस प्रकार के व्यवहार वाले ख्याति अस्थायी रूप से स्थिर, यह स्थिर नहीं रहता, वो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। इसी ही चूहे की ख्याति। जब ग्राहक में बदलाव आता रहे, आज ये ग्राहक कल वो ग्राहक, तो वो होता है, वो हमारा देखा जाएगा जो यह किस रूप में हो जाएगा, तो चूहे की प्रवृत्ति का ख्याति कहलाता है। चूहे प्रवृत्ति में समझ में, जिसका वो अस्थायी तो नहीं हो, वो घूमता रहता है, बार बार बदलता रहता है। प्रस्तावित लाभांश किसे कहते हैं? प्रस्तावित लाभांश, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रस्तावित लाभांश एक ऐसा लाभांश है जो कंपनी के अंशधारी को वित्तीय वर्ष के समय घोषित किया जाता है, लेकिन इसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया। एक देखिए ना, प्रस्ताव, प्रपोजल होता है, जिस लाभांश का प्रस्ताव रख दिया गया है, लेकिन वह लाभांश अभी तक अंशधारियों को मिला नहीं है। ध्यान दें क्या बोल रहे हैं तब से, ऐसा लाभांश जो अंशधारियों के समक्ष, अंशधारियों को यह कह दिया गया जिस बार लाभांश हम लोग, इतना प्रस्ताव हो गया है, देखिए पारित होता है कि नहीं, लेकिन वो अंशधारियों को मिला नहीं है। वो मिलेगा, अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो मिलेगा भी, तो अगले वर्ष मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है प्रोपोज डिविडेंड। लगता है समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है इसमें। प्रस्तावित लाभांश किसे कहते हैं? प्रस्तावित लाभांश एक ऐसा लाभांश है जो कंपनी के अंशधारी को वित्तीय वर्ष के समय घोषित किया जाता है, लेकिन इसका भुगतान अगले वर्ष में किया जाता है। वो घोषणा हो चुका है। अंतरिम लाभांश में होता है क्या, तो ये ऐसा होता है जो प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान वो अगले वर्ष में किया जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा लाभांश? प्रस्तावित लाभांश। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन 30, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रोकर प्रवाह विवरण कब उत्पन्न होता है? तो रोकर प्रवाह विवरण के बारे में जान लें। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। जब गैर रोकर मदों से रोकर की प्राप्ति या भुगतान होता है, तब रोकर प्रवाह उत्पन्न होता है। जब गैर रोकर मदों से रोकर की प्राप्ति या भुगतान होता है, तब रोकर का प्रवाह उत्पन्न होता है। गैर रोकर मतलब क्या है? जिस मद में से न कैसे आए न जाए। यहाँ क्वेश्चन क्या है? जब गैर रोकर मदों से रोकर की प्राप्ति हो जाए या उसका भुगतान हो, तो वह रोकर प्रवाह उत्पन्न कहलाता है। हमको आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे ना तो कमेंट जरूर कीजिए। और जो इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सारे महानुभाव इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें हमेशा नया नया वीडियो लेकर आऊँगा, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा, या हम सिखाने का प्रयास, मैं पढ़ाने का बात तो नहीं करता हूँ, सिखाने का प्रयास करेंगे। जो हमें आता है हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे बच्चे को भी ज़रूर भेजिए, इससे वो भी लाभान्वित हो जाएंगे। इसमें आपका क्या जाता है, आप अपने ग्रुप के जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं, या आप हिंदी और इंग्लिश का भी मैं इसमें वीडियो डालता हूँ, आप आर्ट्स और साइंस वाले बच्चे को भी हिंदी और इंग्लिश का वीडियो डालते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।